तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का 2023-24 का एनुअल एग्ज़ाम पेपर क्लास 8 साइंस का हम करेंगे। और इस पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो है डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय। तो बेटा इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। ये आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, इसका आंसर है प्रोटोजोआ। डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर होगा कोल। सेकंड पार्ट, आंसर इज कोल। थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज नोन एज ऑप्शन ए, दैट इज कार्बोनाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन ए कार्बोनाइजेशन। द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लैरिंग्स। उसने पूछा इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आप इसका आंसर दोगे ट्रू। तो 4 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, सेकंड इज कोल, थर्ड कार्बोनाइजेशन एंड फोर्थ इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 5. Paheli set up an experiment using liquid A in a beaker as shown in the figure. This figure is this one. She observed that the bulb glows. Then she replaced the liquid A by another liquid B. This time the bulb did not glow. मतलब उसने जब लिक्विड A लिया तो बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन लिक्विड B के साथ बल्ब ग्लो नहीं करता है। बूझो सजेस्टेड रिप्लेसिंग द बल्ब बाय एन LED। उसने बल्ब को फिर रिप्लेस कर दिया है बाय एन LED, लाइट एमिटिंग डायोड से। दे ऑब्जर्व दैट द LED ग्लोज। एक्सप्लेन। बेटे आपको ये पता होना चाहिए पहले कि बल्ब ग्लो करने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ LED। मीन्स LED नीड्स लोअर पावर टू ग्लो, या हम कह सकते हैं उसको कम करंट की ज़रूरत है ग्लो करने के लिए। इट मीन्स इसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि लिक्विड A जो है दैट इज़ मोर कंडक्टिंग इन कंपैरिजन टू लिक्विड B। लिक्विड A में से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से बैटरी से जितना भी करंट फ्लो करेगा वो लिक्विड A से फ्लो करके और बल्ब में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो ग्लो कर रहा था। बट इन केस ऑफ लिक्विड B, क्योंकि वो लेस कंडक्टिंग है इन कंपैरिजन टू लिक्विड A, तो करंट फ्लो स्लोली और लेस इन कंपैरिजन टू लिक्विड A, हैंस द बल्ब विल नॉट ग्लो। लेकिन क्योंकि LED को ग्लो करने के लिए कम करंट की ज़रूरत है तो वो ग्लो कर जाएगा विद लिक्विड B। तो आप इसमें आंसर लिखोगे कि लिक्विड B इज़ लेस कंडक्टिंग देन लिक्विड A। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी में और का जो क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय। उसने पूछा है कि अगर आप शुगर का सॉल्यूशन लेते हो डिस्टिल्ड वाटर में तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में अपने आप से कोई कंडक्टिंग पावर नहीं है, बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन एनी आयन। और शुगर भी जो है वो नॉन आयनिक है, तो वो डिस्टिल्ड वाटर में जब आप उसको डिज़ोल्व करोगे तो वो कोई आयन प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका सॉल्यूशन जो है दैट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या हम लिख सकते हैं क्योंकि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी आयन, सो इट इज़ नॉन कंडक्टिंग। मैं इसका आंसर आपके सामने रख रही हूँ, ये आप लिख सकते हो कि sugar solution in distilled water do not have any ion, so it does not conduct electricity. Next question is name the cells of the eye which are sensitive to bright light and dim light. तो ब्राइट लाइट के लिए बेटा है कोन सेल्स और डिम लाइट के लिए हैं रॉड सेल्स। ब्राइट लाइट के लिए कोन सेल्स एंड डिम लाइट के लिए रॉड सेल्स।
इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। ये आपको बताना है इसका ट्रू है या फॉल्स। इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, these are called viviparous animals. Viviparous, Parous, viviparous animals. Weeds are controlled by chemicals called weedicides. Weedicides. नेक्स्ट, नेम एनी टू रबी क्रॉप्स। इसमें आप कोई भी दो एग्जाम्पल दे सकते हो। इट इज़ वीट, ग्रैम, मस्टर्ड। कोई भी दो एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। व्हेन टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। एक फोर्स बेटा यहाँ से एक्ट कर रहा है, एक इधर से एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेशर। तो प्रेशर आपको पता है, इट इज़ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। The amount of force applied on a surface per unit area is called as pressure. Next, sound is a kind of energy. ये एक एनर्जी की टाइप है, या आप इसको लिख सकते हो मैकेनिकल वेव भी अगर आप लिख देते हो देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड नेम द टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेम ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। ये पिक्चर है बेटा हाइड्रा की। दिस इज़ हाइड्रा। हाइड्रा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, बडिंग। तो आप इसमें नाम लिखोगे बडिंग एंड हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नेम एनी टू एनिमल्स एज एग्जाम्पल्स इन विच इट अकर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा जिसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो हाइड्रा, अमीबा। ये दो एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग। Burning of coal in air produces which gas? It is carbon dioxide. Carbon dioxide. Which petroleum product is used as a petrol for dry cleaning? It is petrol. Which petroleum product is used as a solvent for dry cleaning? It is petrol. An object is vibrating at 100 हर्ट्स बट इज़ इट्स टाइम पीरियड। आपको पता है बेटा फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन इन हर्ट्स, टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। तो न्यू की वैल्यू है 100, तो t विल बी इक्वल टू 1/न्यू। तो देन t इज़ इक्वल टू 1/100। आंसर विल बी 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड। Next question. Observe the following circuits carefully. In which circuit will the bulb glow? Write yes or no in the blank space provided along each of the circuit given. यहाँ पर देखो बेटा इरेजर दी गई है विच इज़ नॉन कंडक्टिंग, और यहाँ पर स्टील की स्पून दी गई है विच इज़ कंडक्टिंग इन नेचर। ये अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देगी, तो यहाँ पर लिखोगे आप नो। स्टील की स्पून जो है वो अपने अंदर से करंट पास होने देगी, दैट वाई इट आप लिखोगे यहाँ पर यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्योंकि यहाँ पर कैथोड पर ये डिपॉजिट होता है एंड कैथोड इज़ नेगेटिव टर्मिनल। The process of depositing a layer of any desired metal
on another material by means of electricity is called electroplating. It is called as electroplating. Next question. Name the instrument to measure atmospheric pressure. This is barometer. Barometer. Give two examples of contact forces. ऐसे forces जो contact में आने पर ही act करते हैं. They are muscular force and frictional force. Muscular and frictional force. Next question. Answer the following questions. Which are the three important factors for the growth of crops? क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए. वाटर, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर एंड फोर्थ इज़ लाइट. ये चार चीज़ें हमें चाहिए. टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्लोइंग. प्लोइंग आपको पता है कि अगर आप ज़मीन को खो देते हो, उसको लूज़ कर देते हो और जो मिट्टी है उसको आप टर्न अप कर देते हो फॉर प्लांटिंग द न्यू प्लांट्स, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लोइंग. आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल टू प्रिपेयर इट फॉर प्लांटिंग इज नोन एज प्लोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वीडिंग. वीडिंग, वीड्स होते हैं बेटा अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ जो है उग जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज वीड्स. उन वीड्स को हमारी क्रॉप्स में से निकाल फेंकना वीडिंग कहलाता है. द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ हैंड. या तो आप अपने हाथ से या फिर किसी केमिकल की हेल्प से आप उनको हटा सकते हो. दैट प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग. वाई द प्रोसेस ऑफ वीडिंग नेसेसरी. अगर आप वीड्स नहीं निकालोगे तो वो हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं. एंड फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सब के लिए वो कॉम्पीट करेंगे. इसीलिए उनको निकालना ज़रूरी है. दिस इज़ द आंसर. रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ हैंड और केमिकल्स is known as weeding, and the process is necessary because weeds compete with the crops for nutrients, water and sunlight, which reduces crop yields. जो हमारी फसल के उत्पादन को कम कर देता है, हमारी फसल की yields को कम कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इरिगेशन. इरिगेशन होता है बेटा पानी देना, फसलों में आर्टिफिशियली पानी देना. दैट इज़ कॉल्ड एज इरिगेशन. कोई दो मेथड हमें बताने हैं इरिगेशन के. दे आर ड्रिप मेथड एंड स्प्रिंकलर मेथड. ड्रिप मेथड एंड स्प्रिंकलर मेथड. ड्रिप मेथड होता है जिसमें हम छोटे छोटे पाइप लगा के पानी को बिल्कुल रूट्स में ही डाल देते हैं. प्लांट की रूट्स तक हम पहुंचा देते हैं. दिस मेथड यूजेस स्मॉल पाइप्स टू डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स. स्प्रिंकलर होता है दिस मेथड, इसमें एक रोटेटिंग नोज़ल होता है, उससे पानी जो है वो चारों तरफ खेत में पहुंच जाता है टू स्प्रे वाटर ऑन क्रॉप्स. दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंकलर सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. मैच द फॉलोइंग है बेटा इसमें. कोल. कोल क्या है आपको पता ही है. दैट इज़ अ फॉसिल फ्यूल. कैरोजन हमने पिछले पेपर में भी किया था. इट इज़ वैक्सी मटेरियल. गुड फ्यूल्स ऐसे होते हैं विच प्रोड्यूस मोर एनर्जी. ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती है बरौनी में. कैरोसिन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लैम्प्स एंड पैराफिन वैक्स इज़ यूज्ड इन वैसलीन. तो आप इनको मैच कर दोगे. नेक्स्ट इज व्हेन वी हियर अ साउंड डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट. नेम द पार्ट.
जब हम कोई साउंड को सुनते हैं तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है? तो हमारे कान में वो पार्ट होता है विच इज़ नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या आप ईयर ड्रम भी बोल सकते हो उसको। लिस्ट 2 सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में नॉइज़ पोल्यूशन किस किस चीज़ से होता है वो आप बता सकते हो। दैट इज़ ड्यू टू व्हीकल्स और क्रैकर्स, और व्हीकल के हॉर्न्स से। दैट आर द 2 रीजन्स या 2 सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव लर्नड that vibration is necessary for producing sound. Explain why sound produced by every vibrating body cannot be heard by us. उसका रीज़न बेटे आप लिख सकते हो कि हम कुछ ही साउंड्स को सुन सकते हैं विच इज़ नॉन एज ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, एंड दैट ऑडिबल रेंज इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। तो अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करके 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है तो वो साउंड हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे जो कान है वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को ही सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। अगर कोई वाइब्रेशन उससे कम, 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो वाइब्रेशंस हम नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। वो आपको पता है, ये मेथड्स आप आराम से लिख सकते हो। बाय प्लांटिंग ट्रीज, बाय रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ लाउड नॉइसेस, बाय मेंटेनिंग व्हीकल्स एंड मशीन्स, एंड बाय यूजिंग साउंड इंसुलेशंस। दीज आर द मेथड्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा वो है केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। नहीं, उससे पहले एक और क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिया गया है। इसने कहा है कि एक आर्चर है, मतलब उसने एक बो लिया है, कमान लिया है। वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, वो अपने टारगेट पर एम कर रहा है। शी देन रिलीजेज द एरो, फिर उसने तीर छोड़ दिया। विच बिगिनस टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट, जो अपने टारगेट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है तीर। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप जो है ये नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। जब कोई बो को खींचता है उसकी शेप ऐसी होती है बेटा, फिर वो खींचकर यूं हो जाता है, तो क्या चेंज होती है, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सेकंड, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कौन सा फोर्स लगाएगा वो, हाथ से उसने फोर्स लगाया है, एंड दैट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स, ये वाला। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब तक वो उसको हाथ से नहीं पकड़ेगा तब तक वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट, while the arrow move towards the target, the forces acting on it are due to। ये किस वजह से हुआ है, इसके ऊपर फोर्स किस वजह से लगा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। दीज आर द आंसर्स। कि उसकी शेप में चेंज आया है, सेकेंड में कि उसने मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया है, और ये मस्कुलर फोर्स कैसा है, दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो और वाला ऑप्शन है दैट इज़ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, 4 क्वेश्चंस हैं। दीज आर केस स्टडी बेस्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर दिया गया है क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। इसका आंसर होगा पैथोजेंस, सी। विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगी वायरस, दैट इज फीमेल एडीज मॉस्किटो है, बी पार्ट।
B. Female Aedes mosquito. Robert Koch in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax. जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, it causes anthrax. Some microbial diseases spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact. ऐसी डिजीज़ को बोला जाता है बेटा कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस था, दैट वाज कम्युनिकेबल, एक डिजीज़ पर्सन से एक हेल्दी पर्सन की तरफ चला जाता था. 13th क्वेश्चन इज ऑल्सो केस स्टडी बेस्ड. वो ये कहता है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस क्लोज्ड पाथ along which करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल होता है, बैटरी होती है, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, बल्ब होता है एंड अ स्विच. अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड नॉट टू बी टेकन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. कि जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको क्या प्रिकॉशन नहीं लेनी है. कि आपको टच नहीं करना है इलेक्ट्रिक बल्ब को, बिल्कुल. नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम मेंस, ये भी नहीं हमें करना चाहिए. नेवर यूज़ एनी वायर टू रिप्लेस फ्यूज़ वायर, हमें फ्यूज़ वायर को किसी वायर से रिप्लेस भी नहीं करना, ये भी ठीक है. नेवर टर्न स्विच इन ऑन पोजीशन, अगर ऑन पोजीशन में ही नहीं रखोगे तो सर्किट क्लोज होगा ही नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो लास्ट ऑप्शन ऐसा है जो हमने नहीं करना, ये प्रिकॉशन हमने नहीं लेनी, बाकी प्रिकॉशंस हम लेंगे. प्रिकॉशंस में सावधानी. इन अ बल्ब देयर इज़ अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट. ए पार्ट. व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड द इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट. जब वो फ्यूज़ ही हो जाएगा करंट तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं. अ ग्लोइंग बल्ब बिकम्स वार्म ड्यू टू, ऑब्वियस सी बात है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 14th. व्हेन लाइट रीचेज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से, जैसे इसने एग्जांपल दिया कोई सॉलिड है, लाइट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग थ्रू द ऑब्जेक्ट लीविंग द एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द अदर साइड. अ शेडो, मतलब शेडो बन जाती है. जब किसी सॉलिड चीज़ के ऊपर लाइट डाली जाती है तो लाइट उसके अंदर से पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाती है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसपेरेंट लाइट कैन मूव थ्रू इट. इफ द ऑब्जेक्ट इज शाइनी द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑफ इट इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसी चीज़ जो कि ल्यूमिनस नहीं है, जो अपनी लाइट नहीं देती है, उसको हम क्या, वो कौन सी चीज़ है, दैट इज़ चेयर. चेयर की अपनी कोई लाइट नहीं होती. नेक्स्ट. सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली एंड थिंग्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, मतलब आप देख तो सकते हो लेकिन क्लियर नहीं है. दे आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट वो जिसमें से पूरी तरह से लाइट पास हो जाएगी, ओपेक वो जिसमें से बिल्कुल भी पास नहीं होगी, और ट्रांसलूसेंट वो जो कि कुछ लाइट को पास होने देंगे, कुछ को नहीं. विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो अपनी लाइट से चमकता है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. कौन सा आंसर होगा, सी, सन. द ऑब्जेक्ट which allow light to pass through them are called as transparent. First, transparent. नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन. ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है बेटा, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है. इसके बेस्ड क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं वो हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक्स प्लेस इन ऑप्शन ए, इट इज़ इन ओविडक्ट. यहाँ पर, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा.
नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन ओवरी। ओवम जो बनता है वो ओवरी में बनता है, डी पार्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन, दिस इज बी, यूट्रस, बी पार्ट, बी। नेक्स्ट, fertilization of sperm and ovum leads to the formation of zygote, A। ठीक है, तो ये बेटा आपका पेपर था, इसको ध्यान से पढ़ें ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ।